अदर कोजेज़ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस के दूसरे वजूहात कौन कौन सी थी। हम 15 वजूहात को डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहली है लेटर्स ऑफ सैमुअल एडम्स। एडम्स को हम आदम्स भी पढ़ सकते हैं। सैमुअल एडम मसाचुसेट्स, जो कि अमेरिका की एक रियासत है, वहाँ का एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, यानी कि असर व रसूख रखने वाला, एक बहुत ही असर रखने वाला इंसान है, मशहूर व मारूफ इंसान है। ये करता क्या है, कुछ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स लिखता है, स्पीचेस अपनी तकरीरें करता है, और अपने लेटर और अपने खतूत पॉलिटिशियंस को और इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि जो अमेरिका जैसी रियासतों पे, जो अमेरिका की 13 कॉलोनियाँ, उनमें असर व रसूख रखने वाले सियासी लोगों को अपने ख़त लिखता है। ये सारे काम करता क्यों है? ये सारे काम इसलिए करता है ताकि जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ हैं उसे अवेयर किया जा सके, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके, और ये बरतानिया जैसी रियासत के ख़िलाफ़ बगावत करें। बगावत करने के बाद ये आज़ादी हासिल करें। यानी कि रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का सबसे पहला सैमुअल एडम वो बंदा है जिसने लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा की, पॉलिटिशियंस को ख़त लिखे, स्पीचेस की, ताकि जो अमेरिका की कॉलोनीज़ के लोग हैं वो अवेयर हो जाए, एजुकेट हो जाए, और वो अपने हक़ के लिए लड़े। दूसरा पॉइंट हमारे पास है फ्रेंच इंडियन वॉर। बरतानिया और फ़्रांस के दरमियान एक जंग होती है 1754 से, जो स्टार्ट होती है और 1763 में जाके ख़त्म होती है। ये जो जंग होती है ये होती तो बरतानिया और फ़्रांस के दरमियान है, लेकिन होती प्लेस कौन सी होती है? वो होती है नॉर्थ अमेरिका। और ये जंग बरतानिया जीत जाता है। बरतानिया जीतने के बाद जो नॉर्थ अमेरिका जिस जगह प्लेस होती है वो वहाँ का कंट्रोल हासिल कर लेता है, और वहाँ के लोगों को हैवी फंडिंग करना शुरू कर देता है। यानी कि उस जिस जगह पे जंग होती है नॉर्थ अमेरिका, उस पे असर और रसूख बरतानिया अपना हासिल कर लेता है, फ्रांस को हरा कर। तो ये एक दूसरा काज होता है अमेरिका के साथ जंग करने का। दो हमने कोशिश पढ़ लिए कि जो दूसरे वार ऑफ इंडिपेंडेंस के, अमेरिका की आज़ादी की जंग। तीसरा हमारे पास है रॉयल प्रोक्लामेशन ऑफ 1763। रॉयल प्रोक्लामेशन क्या कहते हैं? जो अमेरिका की कॉलोनीज़ है, यहाँ पे नए लोग आकर नहीं रह सकते, वो यहाँ पे अपनी चीज़ें नहीं उगा सकते, जो कि अमेरिका ने डिसाइड किया था हम वहाँ पे जाके ये मामलात करेंगे। ये उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप कोई भी नई लैंड को ना दरियाफ्त कर सकते हो, ना ही वहाँ पे रह सकते हो। जो भी मामलात होंगे रॉयल बोला जाता था ब्रिटिश को, तो वो बरतानिया ही करेगी, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो ये तीसरा कॉज़ है जो कि अमेरिका की आज़ादी का सबब बनता है। चौथा कॉज़ क्या है, जिसको हम इंटॉलरेबल एक्ट बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है जी? कोअर्सिव एक्ट। यानी कि ये एक ऐसा एक्ट होता है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है। इसमें होता क्या है कि अमेरिका की जो कॉलोनीज़ हैं वो कुछ चीज़ों पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकती। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, यूरोप के लोग अमेरिका में क्यों आ रहे हैं? वो यहाँ पे इसलिए आ रहे हैं कि यहाँ पे नई लैंड की खुदाई कर सकें, दरिया के साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर सकें, यानी कि एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट को कायम कर सकें। लेकिन बरतानिया इस पर क्या लगा देता है? बैन लगा देता है कि ये इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते, ताकि वो इन चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग ना करें और बरतानिया से ख़रीदें महंगे दामों पे। जब महंगे दामों पे ख़रीदने पे वो मजबूर हो जाएंगे तो वो अमेरिका जैसी कॉलोनीज़ को छोड़ के दोबारा यूरोप चले जाएंगे। तो इसमें 3 एक्ट पास होते हैं। पहला होता है दी हैट एक्ट, दूसरा है आयरन एक्ट, और तीसरा है वुलन एक्ट। इस स्लाइड का लास्ट और 5वां पॉइंट है सेल्फ गवर्नमेंट, जो कि अमेरिका की आज़ादी का सबब बनता है। सेल्फ गवर्नमेंट में क्या होता है? अमेरिका जैसी जो 13 कॉलोनियाँ हैं, वो 13 कॉलोनियाँ अपने छोटे छोटे लीडर्स बना लेती हैं। वो लीडर्स बाद में बरतानिया की पार्लियामेंट में शामिल हो जाते हैं। बरतानिया की पार्लियामेंट में शामिल होने के बाद, ताकि वो बरतानिया के ख़िलाफ़ क्या कर सकें, आवाज़ को बुलंद कर सकें पार्लियामेंट के अंदर के जो बरतानिया मामलात कॉलोनीज़ के साथ कर रहा है वो बहुत ही बुरे हैं, ये जुल्म है। तो जो लोकल उन्होंने पॉलिटिकल लीडर्स बनाए होते हैं वो जगह जगह एहतजाज करते हैं। किसके ख़िलाफ़? बरतानिया के ख़िलाफ़। कि बरतानिया की जो पुलिसेस हैं ये बड़ी सख्त हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त हैं। हमें सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए। तो ये जो लोकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये आज़ादी के लिए प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो 5वां पॉइंट है सेल्फ़ गवर्नमेंट, ये भी अमेरिका की आज़ादी के लिए सबब बनता है।
कोज है, वजह। इस स्लाइड का पॉइंट नंबर 6, ग्रेट अवेकनिंग। ग्रेट अवेकनिंग क्या है जी? ग्रेट अवेकनिंग एक रिलीजियस तहरीक है जो कि जोनाथन एडवर्ड 1730 से लेकर 1740 तक चलाता है। इस तहरीक का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना होता है कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ हैं, वो ये कहता है, जोनाथन एडवर्ड ये कहते हैं, जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ हैं वो सारी की सारी अपने हक़ के लिए लड़ रही हैं, लेकिन अलग-अलग लड़ रही हैं। हमें क्या चाहिए? 13 कॉलोनीज़ को एक साथ मिल के बरतानिया के साथ लड़ना चाहिए, यानी कि 13 कॉलोनियों को यूनिटी होनी चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जा सके। अवेयर करने के बाद वो कहता है कि अगर हम 13 मिल के एक बरतानिया के ख़िलाफ़ लड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, हम जल्दी इसे इंडिपेंडेंस हासिल कर सकेंगे, जल्दी आज़ादी हासिल कर सकेंगे। तो जो जोनाथन एडवर्ड था, ये वो अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे पहला वो बंदा था जिसने ये बात की कि 13 कॉलोनियाँ मिल के लड़ें। तो फर्स्ट इवेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री से कहा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बोस्टन टी पार्टी। तो जो बरतानिया की गवर्नमेंट थी, इसने बैन लगा दिया किस पे जी? अमेरिका की 13 कॉलोनियों पे, कि ये टी प्रोड्यूस नहीं कर सकते, कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनियाँ हैं वो क्या करेंगे? टी की प्रोडक्शन नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? वो हमसे बाय करेंगे, और हमसे बाय करने पे उन्हें टैक्स भी पे करना पड़ेगा और उसकी ओरिजिनल कीमत भी पे करनी पड़ेगी। और इन्हें इतना फोर्स किया कि आप हमसे 17 मिलियन पाउंड्स की टी बाय करो। तो ये जो बोस्टन टी पार्टी थी, ये एक खुला तजाद था, खुला जुल्म था। तो ये भी ताकि अमेरिका की जो कॉलोनीज़ हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा किस पे डिपेंड करें? ये सिर्फ़ और सिर्फ बरतानिया पे डिपेंड करें। तो ये पॉइंट भी अमेरिका की जो आज़ादी है उसका क्या बना, सबब बना। हमारे पास जो पॉइंट 8 है वो क्या कहता है जी? ब्रिटिश एक्शन और मसाचुसेट्स ये कि अमेरिका की एक रियासत है, कॉलोनी है। इस प्लान में ये है कि बरतानिया के काफ़ी ज़्यादा अमेरिका की कॉलोनी के काफ़ी ज़्यादा लोगों ने बरतानिया की शिप पे कब्ज़ा कर लिया। कब्ज़ा करने के बाद वो 3 शिपें पे टी कार्गो थे, टी के काफ़ी ज़्यादा उस पर टी की पड़ी हुई थी। उन्होंने वहाँ से उठाई और अपनी शिपों पे लाद दी और लाकर अमेरिका की कॉलोनी में फ्री बेची। तो जब इस इंसिडेंट का अमेरिका को पता चलता है, बल्कि बरतानिया को पता चलता है, वो क्या करता है जी? वो पार्लियामेंट में एक बिल पास करवाते हैं। बिल पास में ये होता है कि जो अमेरिका की 13 कॉलोनियों में से मसाचुसेट्स ये जो रियासत है, इस पे टी बंद कर दी जाए, इन्हें टी दी ही ना जाए। और इसके साथ जो पोर्ट है, जो इलाहाक पोर्ट है इस रियासत के साथ, उसको भी बंद कर दिया जाए। नेक्स्ट हमारे पास है जी फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस, जो 9 पॉइंट है। तो जो बरतानिया की पार्लियामेंट में जो बिल पास होता है, वो ये बिल पास होता है कि इस रियासत को टी नहीं दी जाएगी आइंदा के बाद। उसके बाद फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस होती है। उस कॉन्फ्रेंस में ये होता है कि जो अमेरिका की बाकी कॉलोनीज़ होती हैं वो इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करती हैं कि इस रियासत की पोर्ट को क्यों बंद किया गया, इस पर क्यों पाबंदी लगाई गई है। तो इस पर एक्शन प्लान करने के लिए सितंबर 1774 में अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ अपनी लोकल रिप्रेजेंटेटिव, जो उन्होंने अपने लीडर्स छोटे मोटे बनाए होते हैं, उनको इकट्ठा करके वो कहते हैं जी फ़िलाडेल्फिया जाओ, वहाँ पे डिस्कस करो कि क्यों लगाया गया है। उसमें जाके ये डिस्कस करना होता है कि आपने जो हम पे पाबंदी लगाई है, हम इससे अनहैप्पी हैं, ये हमारी फ्यूचर को तबाह कर देगा। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का कोई भी फ़ायदा नहीं निकलता, कोई भी सलूशन नहीं निकलता। इसके बाद दूसरी सेकंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस होती है, जो होती है 10 मई 1776 में। इसमें क्या होता है जी? जो अमेरिका की 13 कॉलोनियों के नुमाइंदगान, जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स जो नुमाइंदे होते हैं, वो आते हैं। मीटिंग होती है, किस में मीटिंग होती है? स्टेट हाउस इन फ़िलाडेल्फिया। जो फ़िलाडेल्फिया का स्टेट हाउस है, वहाँ पे मीटिंग होती है, जिसको इस वक्त क्या बोला जाता है? इंडिपेंडेंस हॉल बोला जाता है। इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस हुए। वो पॉइंट कौन कौन से थे? उस पॉइंट में ये सबसे पहला पॉइंट था कि जो बरतानिया, उसने अमेरिका की कॉलोनियों को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया।
जो अमेरिका है वो क्या बनाएगा, एक आर्मी बनाएगा। उस आर्मी का नाम होगा अमेरिकन कॉन्टिनेंटल आर्मी। और जो 13 कॉलोनियाँ उन्होंने मिलकर जॉर्ज वाशिंगटन को अपना लीडर बना लिया, आर्मी का चीफ ऑफ कमांडर बना लिया। और जो पेपर बनी जिस पे उन्होंने बरतानिया ने सैंक्शंस लगाई थी, पाबंदियाँ लगाई हुई थी, उन पाबंदियों को हटाने के लिए उन्होंने क्या किया जी, हम ऐसी पाबंदियों को नहीं मानते, हम पेपर मनी को क्या करेंगे जी, प्रिंट करवाएंगे। ये जो दूसरी सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस है, ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत ही अहम किरदार अदा प्ले किया इसने। ये सबसे बड़ी वजह अगर कहा जाए कि जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस है, ये सबसे बड़ी वजह थी किसकी जी, अमेरिका की आज़ादी की तरफ। ये पॉइंट बहुत ही अहम पॉइंट था, यानी कि जो अमेरिका की आज़ादी का जो कॉज बना था उसमें सबसे बेहतरीन और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस थी। क्यों? क्योंकि इसमें जितने मेंबर आए थे उनके नाम वगैरह लिखा गए, उनके जो प्रोटेस्ट करने वाले थे उनके नाम लिखे गए, और क्या क्या यहाँ पे मुआहदे हुए वो भी लिखा गया। अमेरिका का लीडर कौन होगा, जॉर्ज वाशिंगटन होगा। प्रिंट मनी को, यानी कि जो पेपर मनी है उसको प्रिंट करवाया जाएगा। जो अमेरिका ने अपनी आर्मी का नाम रखा वो अमेरिकन कॉन्टिनेंटल आर्मी रखा, और प्लेस का भी नाम लिखा गया। यानी कि अमेरिका की इंडिपेंडेंस में सबसे अहम किरदार सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस ही ने प्ले किया। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। पॉइंट नंबर 11 क्या है जी, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो जो सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस थी, जो हमने पॉइंट नंबर 10 में पढ़ा, उन्होंने एक कमेटी बनाई जिसको हेड कौन कर रहा था, सर थॉमस जेफरसन, जो कि अमेरिका की रियासत वर्जीनिया से क्या ताल्लुक़ रखते थे। सर जो थॉमस जेफरसन था, ये कमेटी का हेड बनाया गया सेकेंड कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस में कि ये कमेटी क्या करेगी, अमेरिका की कॉलोनीज़ के जो मसले मसाइल हैं उनको हल करेगी। इसमें उन्होंने खुले अल्फाज में जो अमेरिका का किंग, जो बरतानिया का किंग है, उसके ख़िलाफ़ डॉक्यूमेंटिंग की कि ये पॉइंट है जो हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट के अच्छे नहीं लगते। तो इन पॉइंट्स को हटाने के लिए अमेरिका अपनी एक अलहदा रियासत बनाना चाहता है जो कि बरतानिया के साथ इल्हाक ना हो, जिस पे बरतानिया की सैंक्शंस ना हो। यानी कि अमेरिका एक इंडिपेंडेंस, एक आज़ाद मुल्क बनना चाहता है। तो जो थॉमस जेफरसन की डॉक्यूमेंटिंग थी, जो उसने डॉक्यूमेंट बनाया था, वो 4 जुलाई 1776 को क्या हो गया जी, अप्रूव हो गया। और 4 जुलाई 1776 को अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे भी कहा जाता है। यानी कि अमेरिका की जो डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है वो कब हुई थी, 4 जुलाई 1776 को। तो 4 जुलाई एज ए इंडिपेंडेंस डे फॉर अमेरिका। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन। थॉमस पेन जो कि एक बहुत ही असर और रसूख रखने वाला आदमी है, वो एक पम्फलेट शाया करता है जिसका नाम होता है कॉमन सेंस। यानी कि एक रसाला छापता है, उसका नाम क्या होता है जी, कॉमन सेंस। और इस रिसाले की तकरीबन 1 लाख कॉपी करवा के अमेरिका और बरतानिया में बांटी जाती है। ये इतना मशहूर रसाला होता है। तो ये एक MCQs भी आता है कि जो कॉमन सेंस है रिसाला है, किसने छापा, थॉमस पेन ने छापा। यानी कि किसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया, वो तो थॉमस पेन था। वो इसकी कितनी कॉपी सोल्ड आउट हुई उस वक़्त, 1 लाख कॉपी। ये जो रिसाला था इसमें है क्या था, रिसाला तो बहुत बड़ा था। उसमें जो 2 मेन पॉइंट है वो मैं बताता हूँ आपको। उसमें जो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जो अमेरिका की 13 कॉलोनीज़ के लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या चाहते हैं, इंडिपेंडेंस चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। इसके अलावा वो दूसरा कोई भी मामलात नहीं चाहते। यानी कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ हैं वो कहते हैं हमारा जो आखिरी हल है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिपेंडेंस है। हम बातचीत से कोई भी मामला हल नहीं करना चाहते। हम कोई भी चीज़, यानी कि कोई पाबंदियाँ हटाओ या गिराओ, ये आपको दिया जाएगा, ये नहीं दिया जाएगा, हम ऐसी पाबंदियों के कायल नहीं। हमें एक आज़ाद मुल्क कर दिया जाए जो कि बरतानिया के साथ ताल्लुक़ ना रखता हो। इसमें जो दूसरा पॉइंट मेन डिस्कस किया गया वो ये था जी, लोगों की लिबर्टी में ही उनकी खुशी है। यानी कि वो आज़ादी में ही खुशी है। जो अमेरिकन पीपल अगर उन्हें आज़ाद कर दिया जाए तो वो खुश रहेंगे। यानी कि बरतानिया की उन्हें आज के बाद बरतानिया की उन्हें ज़रूरत ही नहीं। तो कॉमन सेंस बाय थॉमस पेन लिखा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास सन्स ऑफ लिबर्टी। जो सन्स ऑफ लिबर्टी है वो क्या जी, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक पॉलिटिकल सियासी तंजीम थी। इसने क्या किया था, इसने जो स्टैम्प एक्ट को अपोज़ किया था। स्टैम्प एक्ट क्या, मर्सेंटाइल लॉ के
मैंने कुछ एक्ट्स बताए थे, 10 एक्ट्स, उसमें से एक एक्ट था स्टैम्प एक्ट जो पिछले लेक्चर में मैंने बताए थे। तो इन्होंने क्या किया, जो स्टैम्प एक्ट है उसको क्या किया, अपोज़ किया। स्टैम्प एक्ट में है क्या था, यानी कि जो पेपर मनी है वो प्रिंट नहीं कर सकते। तो जो पहली जो तंजीम थी जिसका नाम था सन्स ऑफ लिबर्टी, उन्होंने स्टैम्प एक्ट की मुखालफत की कि हम इसको नहीं मानते, हम स्टैम्प एक्ट को नहीं मानते। किसने कहा जी? सन्स ऑफ लिबर्टी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने। और यही वो पहली तंजीम है जिसने स्टैम्प एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। और एहतजाज का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही था कि हमें आज़ादी चाहिए, हम किसी भी तरह का बरतानिया की कोई भी सैंक्शंस कबूल नहीं करते। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी बोस्टन मसाकेर, जो 14 पॉइंट है। 2 मार्च 1970 की बात है जी, जब अमेरिका के अंदर एक लार्ज क्राउड था जिसने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ क्या किया जी, प्रोटेस्ट किया। 2 मार्च 1970 को अमेरिका के अंदर अ क्राउड ऑफ पीपल मार्च्ड अगेंस्ट और प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। सॉरी, इसमें मैंने आपको अमेरिका का नाम ले दिया गया। ये बरतानिया के अंदर 2 मार्च 1970 को एक क्राउड जमा हुआ जिसने क्या किया जी, बरतानिया की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। और जो सोल्जर थे, जो आर्मी थी, उसने क्या किया, डायरेक्टली फायर करना शुरू कर दिया अवाम पे, जिसके नतीजे में 3 लोग मारे गए और बाकी क्या इंजर्ड हो गए, ज़ख्मी हो गए। तो इस पॉइंट से हमें पता ये चलता है जो बरतानिया की गवर्नमेंट है वो लोगों का ख्याल रखने की बजाय लोगों को किल करना पसंद करती है। और इसी इंसिडेंट से हमें ये पता चलता है कि जो बरतानिया के रहने वाले लोग हैं वो बरतानिया की मलका या बरतानिया के जो हुक्मरान हैं उनसे कितना हेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है जी द ट्रीटी ऑफ पेरिस। जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है ये अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस, ये 3 स्टेट के दरमियान होता है। इसमें होता ये है कि इन तीनों ममालिक में कभी भी आइंदा के बाद कोई जंग नहीं हो गई। और जो अमेरिका का रिवर है, मशहूर दरिया है मिसिसिपी, इसका नाम है मिसिसिपी रिवर, जो ये बरतानिया और अमेरिका के दरमियान एक बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होता है। तो ये दरिया अमेरिका को मिलेगा या बरतानिया को मिलेगा, इसका दारोमदार सारा का सारा ट्रीटी ऑफ पेरिस पे होता है। ट्रीटी ऑफ पेरिस में ये होता है कि ये दरिया, इन दोनों के दरमियान सुलह सफाई हो जाती है और ये दरिया किसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, अमेरिका को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ये इनके दरमियान जो इशू होता है, जो डिस्प्यूट होता है, इसको हल कर दिया जाता है। और इसके बाद कहा जाता है जी अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस आइंदा के बाद आपस में कोई भी जंग नहीं करेंगे। तो ये था हमारा लास्ट पॉइंट। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इसमें जो भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया या डिस्कस करने वाला है या आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर आंसर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।